नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल आपका अपना सर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो भैया भौतिक विज्ञान में सरल रेखा में गति पढ़ा जा रहा था। आज लेक्चर नंबर 8। आज मोस्ट प्रॉब्ली इस चैप्टर की आखिरी क्लास रहने वाली है ना। आज हम अपेक्षित गति पर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में अभी तक हमने पहले विराम और गति समझा, फिर दूरी और विस्थापन, उसके बाद आने वाले समय हमने चाल, वेग, त्वरण, फिर गति के समीकरण पढ़े। मैंने आपको बताया था काफी बार कि जो त्वरण है ना, त्वरण में ही गति का समीकरण एक तरीके से उसी का हिस्सा है। और ये गुरुत्व के अधीन गति है ना, ये सब क्या है, ये जब नियत त्वरण से गति करती है वस्तु तो उसके लिए कहानी होती है। फिर आगे बढ़े हम और फिर हमने देखा कि गति का आलेखीय विश्लेषण कैसे करते हैं, ठीक है। और फिर आखिरी में हमने अपेक्षित गति पढ़ना शुरू किया। चलो बेटा, तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बेटा, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि पिछली क्लासेस देख ले, वरना ना यहाँ पर आगे जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये पूरी कहानी जो पिछली क्लास में मैंने आगे बताई थी उसी के ऊपर आधारित है। तो सोचते बैठे रह जाना कि मेरे जीवन में कैसे क्या हो गया देखते देखते। चलो भैया, तो अपेक्षित गति में थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था 2 मिनट में, और उसके बाद में आज की क्लास में केवल और केवल अपेक्षित गति पर उदाहरण या क्वेश्चन करेंगे हम ना। केवल क्वेश्चन ही करने वाले हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे हम। तो पिछली क्लास में आपको बस ऐसी 2 इंपॉर्टेंट बातें बताई थी कि अगर मान के चलो एक वस्तु जो कि VA वेग से चल रही है ना, ये VA वेग से चल रही है, और दूसरी वस्तु या गाड़ी हो सकती है B या VB वेग से चल रही है, तो हमने अपेक्षित वेग लिखना सीखा था। अपेक्षित वेग क्या होता है कि सर अगर एक पर बैठकर दूसरे को देखा जाए तो कैसे दिखेगा, एक पर बैठकर दूसरे को देखा जाए तो कैसे दिखेगा। तो मान के चलो आप एक गाड़ी में बैठे हो, तो एक गाड़ी में बैठे हो और B को देख रहे हो, ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ, है ना, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। यहां हम इसे कैसे बोलेंगे, ये बोलेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू A, या B का वेग A के सापेक्ष या सापेक्ष भी बोल सकते हैं, ठीक है, या B के सापेक्ष, सॉरी A के सापेक्ष B का वेग। दोनों बातें एक ही मैंने बोली है, ध्यान से सुनो ना। क्या बोलना सिखाया था मैं तुम्हें से, मैं वेलोसिटी ऑफ, ये लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ B WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू A, या इसे लिख सकते हैं B का वेग A के सापेक्ष या A के सापेक्ष B का वेग। ये सब कुछ एक ही लिखा गया है ना। मतलब क्या है कि आप A पर बैठे हो और B को देख रहे हो ना, तो B का वेग। तो इसे हमने लिखा था वेलोसिटी ऑफ VB माइनस VA, वेलोसिटी ऑफ V माइनस वेलोसिटी ऑफ A। क्लियर। अब अगर यह दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो हमने आपको बताया था कि हाँ बेटा अगर एक ही दिशा में चल रही है तो इनकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर लो। अगर ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो क्या होगा, यहाँ पर विपरीत दिशा में चल रही है, अगले पेज पर लिख देते हैं हम इसको ना। समान दिशा में चल रही है, समान दिशा के लिए VA विद रिस्पेक्ट टू B हो जाएगा VA माइनस VB, और इसे हमने VRB लिखा था। फिर से बोल रहा हूं, अगर नहीं देखी पिछली क्लास को अभी जाकर देख लेना क्योंकि अभी दुनिया बदलने वाली है। फिर अगर यह विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो विपरीत दिशा में गति के लिए हमने देखा था कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B तो लिखेंगे, लेकिन अगर मान के चलो मैंने बोला ये हो जाएगा, ये होगा अभी भी वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B होगा, लेकिन अगर ये जो B है वो इस दिशा में गति कर रहा है और A इस दिशा में गति कर रहा है तो एक के वेग को मुझे पॉजिटिव बोलना पड़ेगा और दूसरे को वेग को बेटा नेगेटिव बोलना पड़ेगा। तो अगर इसके वेग को नेगेटिव, क्यों, क्योंकि एक इधर से आ रहा है तो इस दिशा से आ रहा है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। या हम इसे सीधे याद रख सकते हैं कि विपरीत दिशा के लिए दोनों का अपेक्षित वेग जोड़ना है, अपेक्षित वेग के दोनों के वेग को जोड़ना होगा और समान दिशा के लिए घटाना होगा। ये सब कुछ पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं। अब इसी कहानी को हम और आगे बढ़ाते हैं और इसको एक और नए ढंग से समझते हैं ताकि हम ज्यादा आसानी से चीजें समझ पाए और अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर पाए। तो क्या होगा, ध्यान से समझो बेटा, देखो है ना, मेहनत याद देखो। अगर तुम लोग ऐसा सोचते हो कि सर हमें बिल्कुल आसान पढ़ा दो, हमें समझ में आ जाए, तो बिल्कुल ही मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हारे साथ 15 लाख बच्चे और बैठे हुए नीचे जिनको ये बातें बहुत आसान लगती है। अगर तुझे मुश्किल लग रही है तो सोच तो कहां पर जा रहा है फिर, है ना। तुम्हें अपने आप की मेहनत को बढ़ाना है और उसी तरीके से आगे बढ़ना है। अगर तुम यह सोचते हो कि नहीं हमको आसान पढ़ना है, अच्छा वो सब आसान पढ़ाते हैं, अच्छा वो तो बहुत आसान पढ़ाते हैं, तुम बहुत मुश्किल पढ़ा रहे हैं, हाँ बिल्कुल सोच ऐसा, है ना, क्योंकि हर बच्चा डॉक्टर थोड़ी ना बन पाएगा, हर बच्चे को नीट का एग्जाम क्लियर करवाना है। भारत देश में सीट भी नहीं है, अगर हर बच्चे बढ़िया मार्क्स जाएंगे तो, है ना। तो कैसे आप अपने आप को पीछे ढकेल सकते हो, है ना। कुछ लोग तरीके बताते हैं आगे बढ़ने के, लेकिन मैं वो तरीका बता रहा हूं जिससे तुम पीछे हो जाओगे, बस रोते हो, ये बहुत डिफिकल्ट है, केमिस्ट्री नहीं बनता, फिजिक्स नहीं बनता, ओहो मैं तो छोड़ देता हूं, बस हो गए पीछे, बन जाओ रामलाल। देखो भैया आगे बढ़ते हैं, हम तो कहानी को आगे ले जाते हैं। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था, अब इसी में हमें और क्या क्या समझ में आना चाहिए, इसी में हमें और क्या क्या समझ में आना चाहिए। मैं ये बता रहा था बेटा आपको कि अगर आपने वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B या A का वेग B के सापेक्ष देखने की सोची तो इसको देखने का एक और नया ढंग बता रहा हूं, एक नया तरीका बता रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कैसे समझ सकते हैं इस चीज को बेटा, और कि हम यहां पर ये A है ये B है, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B अगर हम लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B लिखेंगे तो यहां पर देखो अगर A इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, B इस तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A लिख देते हैं हम। चलो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A लिख देते हैं, मतलब क्या हुआ, B का वेग A के सापेक्ष, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। तो ये B का वेग A के सापेक्ष, ओहो तो A के सापेक्ष या A का वेग B के सापेक्ष लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सोचने का देखो साफ तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, सर B का जो वेग है वो 5 है, A का वेग जो है 10 है, तो -5 मीटर पर सेकंड हो गया। अब -5 क्यों आया, सर पिछली क्लास में बताया था कि अगर वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A या A के सापेक्ष देख रहे हो, A पर बैठकर देख रहे हो तो A को क्या लगेगा, आहा ये तो मेरे करीब आ रहा है, ये मेरे करीब आ रहा है, तो A जब B को देखेगा तो B चल रहा है, A चल रहा है, तो उसको लगेगा अरे इसका वेग जो भी हो लेकिन ये तो मेरे करीब आता है, तो इस दिशा में चल रहा है मेरी, इसलिए वो नेगेटिव और इधर दिशा नेगेटिव होती है, इधर दिशा पॉजिटिव होती है। अब इसको हम और कैसे ढंग से सोच सकते हैं, तो देखो बेटा इसको सोचने का बहुत रामबाण तरीका बता रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो A के सापेक्ष निकालना है, तो A को विराम अवस्था में या A को रेस्ट पर मान लो, है ना। A कैसे होगा, A विराम अवस्था में होगा, विराम अवस्था में होगा, और अगर A विराम अवस्था में होगा तो A का वेग पलटाकर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पलटाकर B को दे दो, B को दे दो। और इससे क्या होगा देखो भैया, अगर एक ये क्या है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू A के सापेक्ष, जिसके भी सापेक्ष देख रहे हो उसको हम विरामावस्था में मानते हैं, ये तो हमने मानी ना, जब हम ट्रेन में बैठे तुम पीछे जाते हो तो विरामावस्था में मानते हैं। तो मेरा वेग पलटाकर, तुम जिस पर भी बैठो तो उसे रोकोगे, तो कैसे रोकते हैं, उसका वेग पलटाकर B को दे दो,
आंसर वही आएगा, लेकिन ज्यादा जल्दी सोच पाओगे, है ना। क्या करना है, वेग पलटा कर दे दो, तो वेग जैसे ही पलटा कर देखेंगे तो सर क्या होगा, इसका वेग था, इसको ग्राउंड माना, इसका वेग ऑलरेडी 5 मीटर पर सेकंड इस दिशा में था, वेग पलटा कर दिया तो इधर 10 मीटर पर सेकंड आ गया, मतलब बी का जो वेग हो गया, है ना, तो बी का वेग ए के सापेक्ष हो गया, वो कितना आ गया, इधर 5 इधर 10, मतलब इस तरफ 5 माइनस कर दिया क्योंकि इस तरफ है 5 और ये 10, तो इन दोनों को घटाना होगा और तरफ इधर है तो इसलिए नेगेटिव लगा दिया। देखो इसको और आसानी से ऐसा सोच सकते हैं ना, जैसे मान के चलो इसको प्रैक्टिकली फील करते हैं, मैं गया चलो तुम गाड़ी पे जा रहे हो 10 मीटर पर सेकंड, तुमको क्या लगता है ये नदी या नहीं नदी, ये पेड़ पीछे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये बच्चा पीछे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो क्यों, क्योंकि तुम अपना कुछ मान रहे हो ये हम गाड़ी पे, तो ये हमारी गाड़ी, तो ये पीछे जा रहा है, तो मतलब क्या हुआ, वो तो वास्तव में स्थिर था, मैंने अपना वेग पलटा कर उसे दे दिया, क्यों, क्योंकि मेरा वेग इस दिशा में, मेरा वेग पलटेगा तो इस दिशा में चला जाएगा और उसको दे दिया, तो वो सब उसी वेग से मुझे पीछे जाते हुए नजर आएंगे, तो इसी चीज को ऐसे भी सोचा जा सकता है। क्लियर है कहानी बेटा। चलो अब इसमें और भी एग्जांपल करते हैं हम, अब और भी बेहतरीन एग्जांपल करना शुरू करते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए बस। जैसे मान के चलो, ऐसे एग्जांपल में पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, एक और डिस्कस कर लेते हैं। मान के चलो कि यहाँ पर ये बस है, बस नहीं है, ट्रेन चल रही है यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और सवाल में बोला है ट्रेन पर एक बंदर, बंदर भी हो सकता है या ट्रेन के अंदर इंसान भी हो सकता है, बात बराबर है। हाँ, मतलब इंसान और बंदर बराबर नहीं है ना, इंसान और बंदर में फर्क है, लेकिन सवाल के अनुसार एक ही बात बनेगी। तो ट्रेन पर एक बंदर 10 मीटर प्रति सेकंड से ट्रेन की दिशा में दौड़ रहा है, ट्रेन की दिशा में दौड़ रहा है, यहां पे बंदर है, ये ट्रेन की दिशा में कितने से दौड़ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है बंदर का वेग धरातल के सापेक्ष, धरातल या जमीन के सापेक्ष, समझ जमीन पर रामलाल बंदर कितने चलता है, तो बंदर का वेग धरातल के सापेक्ष। तो कैसे करेंगे इस चीज को, देखो बेटा सॉल्यूशन करते हैं, आसान सा सॉल्यूशन। क्या क्या दिया है तुम ये बताओ पहले। सर ट्रेन है, एक बंदर है और एक ग्राउंड है, धरातल है ना, बी फॉर बंदर, टी फॉर ट्रेन, बी फॉर बंदर, टी फॉर ट्रेन। तो हमें क्या दिया, सबसे पहले दिया हुआ है ट्रेन का वेग, तो ट्रेन का वेग धरातल के सापेक्ष या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या केवल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन भी लिखूंगा तो भी चलेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, हमें पता है सर ग्राउंड तो स्थिर होता है, जमीन धरातल स्थिर होता है, तो यहाँ पर ट्रेन का वेग जो है धरातल के सापेक्ष वो हमें दिया गया है, ट्रेन चल रही है 50 मीटर प्रति सेकंड से, कितनी से चल रही है, 50 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और क्या दिया है, और दिया है सर बंदर दौड़ रहा है ट्रेन की दिशा में, मतलब ये ट्रेन के सापेक्ष बंदर का वेग दिया है, मतलब बंदर का वेग ट्रेन के सापेक्ष, देखो ध्यान से लिखा मैंने, बंदर का वेग ट्रेन के सापेक्ष, वेलोसिटी ऑफ बंदर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, है ना, तो वेलोसिटी ऑफ, अच्छा बंदर को इंग्लिश में मंकी बोलते हैं ना, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ बंदर विद रिस्पेक्ट टू रेलगाड़ी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ बंदर माइनस वेलोसिटी ऑफ रेलगाड़ी, वेलोसिटी ऑफ बंदर माइनस वेलोसिटी ऑफ रेलगाड़ी। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बंदर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड दिया, सर आपको कैसे पता चला, यही दिया, अरे बेटा ट्रेन पर बंदर दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, मतलब वो तो ट्रेन के सापेक्ष 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा होगा ना, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 10 बराबर वेलोसिटी ऑफ बंदर, हमें नहीं पता ये क्या, ग्राउंड कुछ नहीं, ग्राउंड के सापेक्ष माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना बेटा 50, तो वेलोसिटी ऑफ बंदर हो चुका है सर यहाँ से 10 प्लस 50 मतलब हो गया 60 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, हम आसानी से बात को ऐसा समझ सकते हैं बेटा कि अगर मान के चलो एक बंदर है जो ट्रेन पर बैठा हुआ है ना, अगर बंदर नहीं चलता, कॉमन सेंस से सोच सकते हैं, बंदर नहीं चलता, ट्रेन चल रही है, तो बंदर नहीं दिख रहा, अच्छा बंदर हां इस आदमी को खा जाऊं मैं, तो बंदर नहीं दिख रहा है, तो बंदर नहीं दिख रहा, बंदर का भी क्या, बंदर बैठा है ट्रेन पे तो 50 मीटर पर सेकंड चल रहा है, और मान के चलो बंदर ट्रेन की दिशा में चलने लगा, तो जमीन पे बैठने वाले को क्या लगेगा, ट्रेन भी चल रही है, बंदर भी चल रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो बंदर तो और तेज चल रहा दिखाई देगा। इसी प्रकार से मान लो बंदर विपरीत दिशा में चले जाता तो उसका वेग कम हो जाता, घट जाता, क्यों, जब ट्रेन इधर जा रही है बंदर उधर जा रहा है, ट्रेन पर बैठा है बंदर का वेग धरातल के सापेक्ष बोल रहा हूं मैं, आई बात समझ में है ना, यहाँ पर धरातल के सापेक्ष बंदर का वेग, तो अगर वो ऑब्वियस बात उल्टी दिशा में जा रहा है तो ट्रेन जा रही है, बंदर ट्रेन पर उस दिशा में जा रहा है, ट्रेन पर शब्द पर ध्यान दे, ट्रेन पर उस दिशा में जा रहा है, तो ट्रेन पर उस दिशा में जा रहा है, तो धरातल के सापेक्ष तो है ना, अब जैसे मान लो ट्रेन 10 मीटर तो 10 मीटर चल गया, तो तुम ही गया, अगर ट्रेन 10 मीटर चल गई तुम 10 मीटर आगे चल गए, तुम ही गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, धरातल के सापेक्ष हमारा वेग तो घटेगा ना, और अगर ट्रेन 10 मीटर चल तुम भी 10 मीटर चल ट्रेन पर, तो ट्रेन तो 10 मीटर आगे लाई और तुम भी 10 मीटर आगे चले, मतलब तुम 20 मीटर आगे चले गए, ठीक है, इस हिसाब से इन चीजों को हम सोच सकते हैं, और आसान से सवालों से डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो बेटा मान के चलो ट्रेन ही खेलेंगे, ट्रेन चलेगी, भूत ट्रेन, यहाँ पर एक ट्रेन है ना, बहुत बड़ी ट्रेन, अब हम इस सवालों के लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं धीरे-धीरे ना, तो यहाँ पर ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, वही ट्रेन 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है, और यहाँ पर एक रामलाल खड़ा है, रामलाल यहाँ खड़ा है, अच्छा अभी रामलाल ट्रेन पर नहीं खड़ा, थोड़ा साइड में खड़ा है ना, मैं नीचे कैसे बताऊं ना, एक मिनट बोलता सर समझ जाएगा, अरे नहीं मिलेगा बेटा, ये थोड़ा सा नीचे खड़ा है, ट्रेन से रामलाल दिखा देखा ट्रेन पर प्लेटफॉर्म खड़ा, तो अब यहाँ पर अगर रामलाल खड़ा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ट्रेन का वेग जो है, ट्रेन का वेग रामलाल के सापेक्ष, मतलब रामलाल तो खड़ा है तो रामलाल का वेग तो शून्य है, तो ट्रेन का वेग रामलाल के सापेक्ष जो होगा वह भी 50 मीटर पर सेकंड ही होगा, क्यों, क्योंकि रामलाल तो खड़ा है ना। चलो अब सवाल में आपको बोला जाएगा, सवाल में आपको क्या बोला जाएगा कि यदि ट्रेन की लंबाई लंबाई 400 मीटर है तो ट्रेन कितनी देर में रामलाल को क्रॉस कर जाएगी या पार कर जाएगी, तो कितनी या कितने समय में ट्रेन रामलाल को क्रॉस करेगी, सोचो कैसे करेंगे। अरे हाँ भैया बताओ रामलाल को ट्रेन कितनी देर में क्रॉस करेगी, तो सर ट्रेन है जो चल रही है 50 मीटर पर सेकंड से, ट्रेन की लंबाई है 400 मीटर, तो बहुत ही आसान सा सवाल हो गया, हाँ बिल्कुल आसान सा सवाल हो गया, रामलाल यहाँ पर खड़ा हुआ है तो ट्रेन का बन निकलेगा, ट्रेन की लंबाई कितनी 400 मीटर है, तो रामलाल को चलना है, ट्रेन अपने आप चल जाएगी, तो वहां पर
वहां पर अगर मैं ट्रेन देखूं तो ट्रेन की लंबाई 400 मीटर, ट्रेन चल रही है 50 मीटर पर सेकंड से, तो कितनी देर में रामलाल को क्रॉस कर जाएगी? तो एक लाइन का सॉल्यूशन हो जाएगा सर, हमें समय निकालना है। समय होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो ट्रेन कितनी चाल से चल रही है? ट्रेन चल रही है 50 मीटर पर सेकंड से। एकदम आसान सवाल हो गया। तो इसमें तो अपेक्षित वेग का इस्तेमाल भी नहीं किया हमने, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे दूरी कितनी है? अरे ट्रेन कितनी लंबी है? 400 मीटर लंबी है, मतलब ट्रेन को पूरा निकलने में कितना समय लगेगा? तो ट्रेन को पूरा निकलने में समय लगेगा सर 400 मीटर बटे में 50, मतलब ये हो जाएगा 8 सेकंड। 8 सेकंड में पूरी ट्रेन, है ना, सही है, 8 सेकंड में पूरी ट्रेन रामलाल को क्रॉस कर जाएगी। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता था कि ट्रेन और रामलाल दोनों चल रही हो, है ना। तो उसी प्रकार के सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब मैं जो समय का फॉर्मूला है उसको थोड़ा विकसित कर रहा हूं। इसे हम लिख रहे हैं d बटा v रिलेटिव। क्यों? क्योंकि रामलाल के ट्रेन का वेग रामलाल के सापेक्ष कितना है। अभी रामलाल स्थिर था तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, लेकिन अब यहां पर अगर दोनों चल रहे हैं तो क्या होगा वो अगले सवाल में समझते। देखो, मान के चलो कि यहां पर ये ट्रेन है, वही ट्रेन है, 400 मीटर की ट्रेन है और 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अब अगर रामलाल अपनी हायाबुसा पे, अच्छा एकदम बता BMW क्या है, तो उसके लिए बता रहा हूं। रामलाल अपनी स्प्लेंडर पर, स्प्लेंडर समझता बेटा, हाँ देख, ये अपनी स्प्लेंडर पर बैठा हुआ था, नहीं बैठा नहीं था, चल रहा था। रामलाल अपनी स्प्लेंडर पर बैठकर चल रहा है आगे की तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। अब आपको बताना है कि यदि, अब देखो डायग्राम में समझ में आ रहा सब कुछ कि ट्रेन और रामलाल दोनों आगे की तरफ गति कर रहे हैं। तो यहां पर ट्रेन, फिर से वही बताना है कि ट्रेन का वेग 50 मीटर पर सेकंड, रामलाल का वेग 10 मीटर पर सेकंड, समान दिशा में, समान दिशा में। तो ट्रेन कितनी देर में रामलाल को क्रॉस करेगी, रामलाल को पार करेगी? अभी बार बार स्टेटमेंट नहीं लिखने वाला हूं बेटा, है ना। मैं चलो सोचो तो कैसे करेंगे। अब सर देखो, रामलाल भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है, तो अब क्या करना पड़ेगा? अब अगर हमें क्रॉस करवाना है तो बहुत मुश्किल। अब हम सहारा लेंगे अपेक्षित वेग का। अपेक्षित वेग में हमने क्या पढ़ा? अपेक्षित वेग में हमने पढ़ा कि अगर किसी एक का वेग दूसरे के अपेक्ष देखा जाए, तो जिसके अपेक्ष देखते हैं वो स्थिर हो जाता है या वो रेस्ट पे आ जाता है। तो किसके अपेक्ष देखा जा रहा है ना, आप कैसे समझे इस चीज को? तो बेटा किसी एक को रोक दे, किसी एक को रोक दे। तो ट्रेन रोकेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे ट्रेन रोक देगा तो फिर तो ट्रेन रामलाल को कैसे पार करेगी, है ना। उसके खतरनाक थोड़ा और दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा, रामलाल नेगेटिव वेग आ जाएगा, है ना। वो सब ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको ना सोचते हुए हमने क्या बोला कि मान के चलो रामलाल स्थिर हो गया, रामलाल को रोक दिया। तो अगर रामलाल को हमने रोक दिया तो रामलाल का वेग पलटाकर ट्रेन को दे दो, या रामलाल के सापेक्ष ट्रेन का वेग देख लो। क्या किया मैंने रामलाल को रोक दिया। तो अगर मैंने रामलाल को रोक दिया तो क्या होगा? देखो भैया, सॉल्यूशन में किया वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू रामलाल। रामलाल का हम शॉर्ट फॉर्म बना देते आरएल। तो ये क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो ट्रेन का वेग कितना है? 50, रामलाल का वेग कितना है? 10, मतलब कितना होगा? 40 मीटर पर सेकंड। मतलब ट्रेन जो है वो रामलाल के सापेक्ष 40 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही है। क्या ये बात चमकती है भैया सभी को, है ना। क्या किया मैंने? अब रामलाल को रोक दिया तो रामलाल के सापेक्ष ट्रेन का वेग दिख रहा हूं, मतलब रामलाल रुक चुका है, मैंने तुझे चीटा बनाकर रामलाल के ऊपर बिठा दिया, बैठ जा रामलाल के ऊपर। तो तूने देखा मतलब चलो ट्रेन आ रही है। तो ट्रेन कितने वेग से? ट्रेन बहुत तेजी से आती हुई नजर आएगी, है ना। तो उसको कितने वेग से नजर आ रही है? 40 मीटर पर सेकंड से। तो अब यहां पर उसे नजर आ रही है 40 मीटर पर सेकंड से, तो कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी? तो देखो इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक क्या है? रामलाल को रोक दिया, रामलाल नहीं चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू रामलाल जिसके भी अपेक्ष हम देखते हैं उस चीज को हम रोक देते हैं, वो स्थिर अवस्था में आ जाती है। तो विद रिस्पेक्ट टू रामलाल, मतलब रामलाल रुक चुका है, तो रामलाल का वेग पलटाकर मैंने ट्रेन को दे दिया। तो अब क्या है सर? अब वास्तविकता में ट्रेन जो है वो 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है, किसके अपेक्ष? किसके सापेक्ष? रामलाल के सापेक्ष। तो अब कहानी खत्म हो चुकी है। अब ये वाला जो सवाल है, जो मेरा पुराना सवाल है, उसके लिए बन चुका है। क्यों इसके लिए बन चुका है? तो यहाँ पर रामलाल रुका हुआ था, तो रामलाल रुका हो तो सवाल सॉल्व करना आसान है, इसीलिए हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, ताकि हम सवाल को और आसानी से सॉल्व कर पाए। वरना अगर ये नहीं होता ना तो मालूम वास्तविक तरीका क्या था? ये मानते कि x दूरी पर रामलाल ट्रेन को क्रॉस कर जाता, फिर रामलाल कितना चला, ट्रेन कितना चली, और बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता। हमने क्या किया? रामलाल तू रुक जा, तेरी सारी चीजें पलटाकर ट्रेन को दे दे। तो यहाँ पर ये इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर मैं बढ़ाएगा बनाता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि रामलाल जो है अपनी स्प्लेंडर पर रुक चुका है ना। यहाँ पर ये रेस्ट पे आ चुका है, और अब इसे जो ट्रेन है वो कितनी गति करती हुई, कितने वेग से गति करती दिखाई देगी? 40 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि ये रुक चुका है, तो देख हमने ट्रेन को दे दिया। तो अब समय क्या हो जाएगा? समय होगा सर दूरी। तो कितनी दूरी पार करवानी है? ट्रेन है सर 400 मीटर की, बटा v रिलेटिव अपेक्षित वेग, ना ये क्या गया हमारा? अपेक्षित वेग v रिलेटिव आ चुका है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? दूरी कितनी है? दूरी है 400 मीटर, अपेक्षित वेग कितना है? 40। तो ये आ गया ट्रेन 10 सेकंड। मतलब अब ऑब्वियस बात है, ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि अब रामलाल भी इस दिशा में चल रहा है, ट्रेन भी उसी दिशा में चल रही है, तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 10 सेकंड का। तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल, क्या किया? रामलाल को रोक दिया, पलटाकर वेग ट्रेन को दे दिया। अब ऐसे ही समझ और सुन मेरी बात। यहां पर अगर ऐसा होता, या ट्रेन में थोड़ी छोटी बना रहा हूं ना, 400 मीटर की ट्रेन इतनी सी, ले बना ले, मेरे को क्या करना ना, तुम लोग बहुत टाइम पास हो यार, ले और बड़ा बोल भर ट्रेन बना ले। यहां पर अगर मैंने फिर से स्प्लेंडर में बिठा दिया रामलाल को, है ना। अब मैंने क्या किया? रामलाल भी इस दिशा में जा रहा है, ट्रेन भी इस दिशा में जा रही है। रामलाल 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेन की दिशा में जा रहा है, और ट्रेन 50 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ बढ़ रही है, और फिर भी ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन की लंबाई जो है वो अभी भी 400 मीटर है। तो वही चीज बतानी है, समय कितनी देर में ट्रेन जो है वो रामलाल को पार कर जाएगी। तो अब दोनों, अब फिर से ऐसा सोचना मत लगता सर ये तो ठुका जाएगा, है ना, ट्रेन छोटी रामलाल बड़ा, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बेटा ये सब जब आगे बढ़ेंगे तो ये इससे टकराएगा नहीं, तो ट्रेन जो है वो रेलवे ट्रैक पे, तो रोड पे रामलाल दौड़ रहा है, स्प्लेंडर पे चल रहा है। तो यहाँ पर फिर से अपेक्षित वेग देखेंगे, हम क्या करेंगे? अब हम रामलाल को रोकेंगे, तो इसको जैसे ही रोकेंगे, तुम्हें चीटा बनाकर मैंने रामलाल के स्प्लेंडर पे बैठा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका वेग पलटाकर इसे दे दो, इसका वेग पलटाकर इसे दे दो, इसका वेग पलटाकर इसे दे दो। या ऐसा हमें तो समझ नहीं आता, हम तो बहुत ही मूर्ख हैं। तो मुझे कहना, देख वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू रामलाल, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू रामलाल, तो क्या जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल। लेकिन आप दोनों विपरीत दिशा में जोड़ना पड़ेगा, मैंने बताया था, ऐसा भी समझ लो, 50 + 10 मतलब क्या 60। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पर रामलाल को रोक दिया है, और केवल ट्रेन चला रहा हूं। तो रामलाल रुक गया, सब पलटा ट्रेन को दिया। तो उसको जो ट्रेन है, तुझे अगर तुम रामलाल के ऊपर बैठे हुए हो तो तुम्हें क्या हो? बहुत तेज आ रही है। तो यहाँ पर कितना तेज आ रही है? 60 मीटर पर सेकंड से आ रही है। तो समय कितना लगेगा? समय होगा सर दूरी बटा VR।
तो ये दूरी कितनी है, दूरी है सर कितनी लंबी ट्रेन, 400 मीटर लंबी ट्रेन है और ये होगा बटे में 60। तो यहाँ पर हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 20/3 मीटर पर सेकंड, 20/3 सेकंड या 6.66 सेकंड, 6.66 सेकंड। मतलब ऑब्वियस बात है समय और कम लगेगा ना, दोनों डूइंग अपोजिट डायरेक्शन में और जल्दी क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, पहले इसमें ज्यादा लगा, उसके बाद नॉर्मल था। चलो अब और इसी प्रकार के हम सवाल करते हैं। अब बोला है कि अगर मेरे पास दोनों रेलगाड़ी होगी तो क्या करूंगा मैं, ध्यान सुन। अभी क्या था, मैं रामलाल को चला रहा था और एक रेलगाड़ी थी। अब अगर दोनों रेलगाड़ी होगी तो क्या करेंगे, दो रेलगाड़ी प्रत्येक 50 मीटर लंबी परस्पर विपरीत दिशाओं में 10 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड से गतिशील है, तो एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय क्या होगा। अब कैसे सोचेंगे, देखो अगर दोनों रेलगाड़ी होगी तो क्या करना होगा। अगर दोनों रेलगाड़ी होगी, बेटा अब एक ट्रैक बनेंगे, अगर बगल वाले ट्रैक पे दोनों रेलगाड़ियां हैं और विपरीत दिशा में, तो पहले तो ये सोचना होगा कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितनी दूरी चलेगी, है ना, कितनी दूरी चलेगी। मान लीजिए रेलगाड़ी यहां पर थी, ठीक है, तो अगर मैंने बोला अभी के लिए मान लीजिए लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है, इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 जनरल निकालते हो तो यहाँ पर छोटा सा एक लाइन में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी, ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो कितनी लंबाई चलना पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमने क्या लॉजिक निकाला था, उसके लिए हमने लॉजिक निकाला था कि एक ट्रेन को रोक दो। अरे जैसे रामलाल रोक लेते तो एक ट्रेन को रोक देंगे, तब उसको पार कर पाएंगे, तब अपेक्षित देख पाएंगे। तो मान के चल मैं ट्रेन को रोक दिया, तो अगर ये ट्रेन रुक गई, ध्यान सुनो मेरी बात, है ना, ये ट्रेन यहाँ पर थी, रुकी हुई थी, अब दूसरी ट्रेन सामने से आ रही है, तो कब ये ट्रेन से क्रॉस कर जाएगी। देखो जब ये ट्रेन का इंजन दूसरी ट्रेन के इंजन, अब वो रुकी हुई मैंने लिया, इसको मैंने रोक दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये रस पर है, जो इसके अपेक्ष मैंने वेग देख लिया, तो अपेक्षित वेग तो दोनों हमें दिशा में चलते दोनों जोड़ना पड़ेगा। हमें ये निकालना है, समय निकालने के लिए दूरी पता करना होगी। तो ये ट्रेन कितनी दूरी चलाऊं मैं इसे, ताकि ये ट्रेन इसे पार कर जाए। ठीक है, तो कैसे पार करेगी देखो। अच्छा, ये इसको समझने से पहले एक बढ़िया बात मेरे दिमाग में है, ये बात बताओ तुम, तो अगर ये बता देना तो बिल्कुल हलवा लगेगा। मान लो यहाँ पे एक ब्रिज है, क्या है, एक ब्रिज, यहां से यहां तक का एक ब्रिज है। ब्रिज की लंबाई है 50 मीटर, नहीं ज्यादा, 500 मीटर। एक ट्रेन आ रही है 400 मीटर की इस ब्रिज पे, तो मैं ट्रेन के इंजन को कितना चलाऊं, ट्रेन को कौन चलाता है, इंजन चलाता है, ट्रेन के इंजन को कितना चलाऊं ताकि ब्रिज पार हो जाए, ये बता दो बस। अगर ये बता दिया तो तुम आगे का सब कुछ समझ जाओगे, अपना कर ले जाओगे। ये बताओ कि ट्रेन के इंजन को मैं कितना चलाऊं ताकि ब्रिज को पार हो जाए। तो सर ट्रेन के इंजन को कितना चलाए, ट्रेन जब यहां से 500 मीटर चला दो, सोच ले अगर मैं 500 मीटर चला तो ट्रेन पार कर जाएगी, ट्रेन की कितनी लंबाई है ना। तो अगर मैं 500 मान के चला, इंजन को 500 मीटर चलाया, तो इंजन यहां पर 500 मीटर का इंजन चला, तो ब्रिज पर चला और 500 मीटर बाद वो यहां पर हो जाएगा और इसके पीछे पूरी ट्रेन बच जाएगी। अरे ट्रेन है ना पूरी लंबी, अभी भी ये ट्रेन बची है, तो क्या ट्रेन ने ब्रिज को पार कर लिया, क्या ट्रेन ने ब्रिज को पार कर लिया, मैंने 500 मीटर चलाया, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं पार किया। क्यों, क्योंकि अभी तो सर इंजन ने पार किया है, पीछे डब्बे उतार निकालने हैं ब्रिज से, तो कितना और चला दूं। तो सर ट्रेन की जो लंबाई है उतनी और अगर आपने आगे बढ़ा दी, है ना, 400 मीटर, ये इंजन यहां से 400 मीटर और आगे चले जाए तो आखिरी डब्बा भी ब्रिज पार कर जाएगा। आखिरी डब्बा भी ब्रिज पार कर गया तो मैं बोलूंगा कि ट्रेन जो है उसने ब्रिज को पार कर लिया। क्लियर है कहानी, प्रैक्टिकली फील कर पा रहे हो इस चीज को, है ना। अगर मान के चलो मेरे पास ऐसे अरे यार ऐसे मान लीजिए ये ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, ये दो ट्रेन आ गई मेरे पास। अब मैं कितना, ये मैं ब्रिज, ये मैं ब्रिज, अब ये यहां से यहां तक, ये यहां है ना, अब ये ट्रेन जो है वो ब्रिज पर चढ़ने वाली है, ब्रिज पर चढ़ने वाली है, तो ब्रिज पर चढ़ी। अगर मैंने ब्रिज, अगर ब्रिज मेरा 500 मीटर का था तो ब्रिज के बराबर ट्रेन को आगे बढ़ाया तो क्या पूरी ट्रेन ब्रिज पर निकल गई, नहीं सर, ये जो पीछे वाला हिस्सा वो भी रहेगा। अब और आगे बढ़ाऊंगा तब जाके वो ब्रिज को निकल पाएगी। हाँ, अब ब्रिज पार कर पाएगी। आया लॉजिक समझ में। तो यहाँ पर वही बात हमको करना है कि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी, मतलब ब्रिज वाला सवाल है, ट्रेन वाला सवाल है, तो वहां पर जो कुल दूरी, अगर हम पूछें कुल दूरी कितनी लिखी तुमने, तो सर हम बोलेंगे कुल दूरी जो है वो लिखी हमने 500 प्लस 400 मीटर, मतलब 900 मीटर। मतलब ट्रेन को अगर ब्रिज पार करवाना है तो 900 मीटर चलाना होगा। ऐसे ही जब ट्रेन को पार करेगी तो भी कितनी लंबाई चलाना पड़ेगी, ये सोचो। तो सर अभी वाली स्थिति में यहाँ पर ये ट्रेन है, यहाँ पर दूसरी ट्रेन है, फिर क्या होगा, अगर ये ट्रेन की लंबाई L1 है तो अगर मैंने L1 ही चला दी तो ये इस ट्रेन को पार कर नहीं पाएगी, है ना। या मान के ट्रेन की लंबाई L2 है ना, तो ब्रिज जैसा बन गया, रुका ब्रिज जैसा बन गया, तो मैं ये इसके इंजन को L2 आगे बढ़ा दूं तो इंजन यहाँ पहुंच जाएगा और ट्रेन का ना, ये ट्रेन का आखिरी डब्बा तो फिर भी उस ट्रेन को पार नहीं कर पाया। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर ट्रेन को रुके रहने दूंगा और मेरी वाली जो दूसरी ट्रेन थी, है ना, या ये ब्रिज मानो, इसे ब्रिज भी मान सकते हो, ट्रेन मान सकते हो, तो बात बराबर हो चुकी है। तो अब मैं इसे यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर कितना चलाऊं, तो मैं इसे यहाँ पर चलाते जाऊं और अगर मैंने इसे, इसकी लंबाई L1 L2 थी, इसकी लंबाई L1 थी, तो अगर मैंने इसे L1 L2 तो चला ही चलाया, L2 चलाकर मैंने यहाँ तक, फिर L1 और आगे ले गया, मतलब इंजन जो है उसे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ये इंजन के लिए दूरी कितनी होगी, समझ में आया ना। यहाँ से यहाँ तक इंजन को जाना है L1 प्लस L2। तो एक ट्रेन को देखना भाई, L2 L1 इंजन कहां तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। अगर एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पार करवाना है तो उसमें दोनों की लंबाई का योग कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है ना। तो ट्रेन L1 प्लस L2 मतलब दोनों की लंबाइयों का योग जो होगा उतनी दूरी एक इंजन को चलाओ। बस कहानी खत्म हो चुकी है। अब बताओ भैया क्या करेंगे सॉल्यूशन। आ गया आंसर। यहाँ पर क्या होगा रिलेटिव, सर यहाँ पर हो जाएगा दोनों परस्पर विपरीत दिशा में आ रही है, तो विपरीत दिशा के लिए हमें पता है कि यहाँ पर VA प्लस VB होता है, तो हो जाएगा सर 10 धन 15 मतलब हो गया 25। समान दिशा में चलती है तो घटा देते हैं, तो विपरीत दिशा में चलती है तो जोड़ देंगे। अब यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर दूरी बटा B रिलेटिव। दूरी कितनी है, दूरी है सर प्रत्येक की लंबाई 50 है, तो दूरी लिखना है 50 धन 50 L1 प्लस L2। दूरी क्या होगी मेरी L1 प्लस L2 बटे में B रिलेटिव 25। तो ये 50 प्लस 50 हो गया 100, 100 बटा 25 मतलब 4 सेकंड। 4 सेकंड में एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर जाएगी। ऐसे विपरीत दिशा में चलती होती तो भी निकाल, सॉरी समान दिशा में चलती तो भी निकाल सकते थे, है ना। दोनों को क्या कर लेते हम, दोनों में भी रिलेटिव को घटा लेते। क्लियर है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। और भी कुछ एक दो और बड़े सवाल कर लेते हैं और फिर हम इस पे एक दो और मतलब अलग कंसेप्ट के सवाल डिस्कस करेंगे, है ना। देखो सवाल में बोला है यहाँ पर कि 500 किलोमीटर की चाल से गतिशील एक जेट यान से दहन का उत्पाद यान के सापेक्ष, है ना। ये क्या है, मतलब दहन का उत्पाद मतलब क्या होगा। अरे भैया अगर रॉकेट चलता है तो उसके पीछे से उसमें से गैस निकलती है, तो वो दिया है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये दहन मतलब क्या हो गया, गैस। तो गैस का उत्पाद यान के सापेक्ष, यान के सापेक्ष मतलब क्या है कि जेट के सापेक्ष। तो जेट के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकल रहा है। एक मिनट डायग्राम बना लेते हैं।
हाँ, चाल से निर्गमित हो रहा है। निर्गमित मतलब क्या होता है? निकल रहा है। देखो मैं डायग्राम बना देता हूं, एक एरोप्लेन अभी एरोप्लेन चल रहा है, अभी एरोप्लेन से पीछे की तरफ, पीछे की तरफ ऐसा देखा होगा ना, जेट पर चलते पूरे एक लाइन बन जाती है आसमान में ना, एकदम बादल की लाइन बन जाती है, बादल की लाइन नहीं, धुएं की लाइन रहती है। ठीक है, तो यहां पर हमें बोला है कि यहां इसमें इसकी जो गैस है पीछे की तरफ निकल रही है और एरोप्लेन आगे की तरफ जा रहा है, या जेट बोल दिया उसने, जेट। ओह जेट। तो यहां पर हमें बोला है कि जेट जो है, तो वेलोसिटी ऑफ जेट वीजे, वेलोसिटी ऑफ जेट जो है वो 500 किलोमीटर प्रति घंटा बोला है उसने। देखो ठीक, और बोला है यहां पर कि यहां पर जेट यान से दहन का उत्पाद यान के सापेक्ष, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ गैस, गैस का वेग दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट, मतलब गैस का वेग जेट के सापेक्ष दिया हुआ है। ये साफ लिखा हुआ है ना, दहन का उत्पाद यान के सापेक्ष मतलब जेट के सापेक्ष। तो कितना है यह दिया हुआ है? 1500 किलोमीटर प्रति घंटे, बहुत तेजी में भाग रहा है। चाल से निर्गमित हो रहा है, जमीन पर स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष उत्पाद की चाल क्या होगी? मतलब क्या होगा कि वो जो उत्पाद बाहर आ रहा है, मतलब गैस की चाल क्या निकालना है हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के सापेक्ष गैस का वेग क्या होगा। आसान सा सवाल, आसान सी बात है, बहुत सारे सवाल हम कर चुके हैं। तो वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट, वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट। तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट 1500 दिया हुआ है हमें। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ गैस निकालना है, वेलोसिटी ऑफ जेट कितना है? वेलोसिटी ऑफ जेट जो है वो सिर्फ 500 है। तो यहां पर गैस की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? 1500 धन 500, मतलब हो गया है 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा जवाब आ जाएगा। क्लियर है कहानी? तो इस प्रकार से आसानी से हम छोटे मोटे सवाल कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ और बढ़िया सवालों की बातें करते हैं ना। अभी ट्रेन बंदर वाला सवाल जैसा कि हमने करवा था आती है, बोला है कि एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उत्तर दिशा में गति कर रही है ना। उत्तर दिशा मतलब क्या हुआ? ओहो, तो ऐसे कैसे उत्तर दक्षिण का क्या है? लोचा को सरल रेखा में गति करना है वैसे भी है ना, उत्तर से ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर जा रही है। तो देखो अभी ऊपर की ओर मैंने बोला यहां पे ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन का वेग मुझे इस तरफ दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो मैं पढ़ते जाता हूं लिखते जाता हूं ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो बाद में। ठीक है, फिर बोला एक बंदर ट्रेन की छत के सापेक्ष, देख बोला ट्रेन की छत के सापेक्ष, आगे से सवाल करवाया था मैंने, है ना। तो बोला कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से ट्रेन की गति के विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। जो बंदर है वो तो इधर दौड़ रहा है ना। तो यहां पर कितने वेग से दौड़ रहा है? बंदर जो दौड़ रहा है सर वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से दौड़ रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कैसे करना है, चलो फिर भी देख लेते हैं। फिर देखो कॉमन सेंस कुछ सोच लेते हैं कि सर ट्रेन इधर जा रही है 54 से, अब ट्रेन बंदर दौड़ रहा है, तो जमीन के सापेक्ष बंदर कहां चलता दिखाई देगा? आगे या पीछे? सोच मत कर। अबे सोचेगा नहीं तो कैसे डॉक्टर बनेगा? कंपाउंडर लूट के चले जाएगा। बेटा हमें यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम चीजों को सोच पाए, विजुअलाइज कर पाए। क्या रहे? अच्छा भैया ट्रेन उधर जा रही है, बंदर इधर जा रहा है, लेकिन ट्रेन तेज जा रही है बंदर से, तो क्या होगा? बंदर वास्तविकता में आगे ही बढ़ता जाएगा। मान के चल तुम ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन तो उतर वॉशरूम में, तुम इधर पहुंचे। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं तो ऐसा होता है क्या कि मैं दिल्ली से ट्रेन में बैठा है ना, और ट्रेन इधर जा रही थी, मैं ट्रेन के अंदर चला थोड़ी देर में वापस दिल्ली पहुंच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सर ट्रेन तो इधर गति कर रही थी, आप इधर जा रहे थे तो आप वापस पहुंच गए। अरे मतलब मैं बहुत धीरे चल रहा हूं, ट्रेन बहुत तेजी से तरफ जा रही है। ठीक है, मैं ट्रेन में से बैठा, ट्रेन चल इधर जा रही है, तो थोड़ी देर बाद मैं घूम कर आते, तो थोड़ी देर बाद 2 स्टेशन ट्रेन पार करेंगे, स्टेशन पीछे रहेगा। ऐसा थोड़ी ना होगा, वो तो ट्रेन जो है वो तो बहुत तेज चल रही है, धीरे से वास्तविकता में ट्रेन बंदर को आगे ले जाएगी। ये फील से इक्वेशन से याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं। देख क्या क्या दिया हुआ है, ये है ट्रेन, ये बंदर, बी फॉर बंदर, टी फॉर ट्रेन। तो क्या दिया हुआ है देखो बताओ। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 54 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ ही साथ में दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ बंदर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। क्यों क्या दिया है? ट्रेन की छत पर है ना, ट्रेन की छत पर ट्रेन के सापेक्ष, तो ट्रेन के सापेक्ष बंदर का वेग, तो वेलोसिटी ऑफ बंदर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, या बंदर का वेग ट्रेन के सापेक्ष ऐसे ही लिखेंगे। कितना है? 18, लेकिन -18 लिख दिया मैंने। क्यों लिख दिया मैंने -18? क्यों? क्योंकि यह विपरीत दिशा में है, इसलिए -18 लिख दिया। अब क्या करेंगे? तो वेलोसिटी ऑफ बंदर माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कर दीजिए यहाँ से, ये -18 के बराबर आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बंदर निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना है? 54 बराबर होगा -18। इसे उधर ले जाओ बेटा, वेलोसिटी ऑफ बंदर कितना होगा? 54 -18, तो 54 - 18 हो जाएगा 36। मतलब जो बंदर है ऑब्वियस सी बात है वो आगे की तरफ तो बढ़ रहा है ना, आगे की तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन कितने वेग से बढ़ रहा है? 36 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से ना। कौन सी दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में। मैंने उत्तर को पॉजिटिव माना है, उत्तर को पॉजिटिव माना है, और नीचे को नेगेटिव माना है, नीचे नेगेटिव, दक्षिण को नेगेटिव माना है। उसने दक्षिण का जिक्र नहीं किया सवाल, लेकिन उत्तर के नीचे मुझे पता है दक्षिण होता है, विपरीत दिशा में दक्षिण होता है। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि ये वेलोसिटी बंदर जो आया है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बंदर तो ट्रेन तो बहुत तेज में जानी, बंदर लेकिन ट्रेन के साथ साथ आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन थोड़े कम वेग से। जमीन पे बैठा जो उसे ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है, चलो ओहो ये क्या हो गया सर, ये तो जा तो रहा था उत्तर की ओर ही, लेकिन आंसर तो आया ही नहीं। हाँ क्यों? कभी यहाँ देख मीटर परसेंट दिया, कन्वर्ट कर ले। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बंदर जो है वो 36 गुणा 5/18, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अगर किसी ने ऐसा कमेंट कर दिया कि आप तो बहुत जल्दी कर देते हो है ना, तो डूब जाओ चलो पानी लेकर, है ना। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो थोड़ा भी जल्दी, है ना, या इसका इस कैलकुलेशन में लगता है तुम्हें समय, है ना, तो बहुत मेहनत कर लो बेटा, पढ़ लो या घर में बर्तन मांज लो। यार ये कैसे इसमें समय क्यों लगता है? 1000 बार कर दिया मैंने, 18 होता है, 18 गुणा 2 गुना 36 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, और किस दिशा में? उत्तर दिशा में। बस यही हमारा जवाब हो जाएगा। दक्षिण में नहीं जा रहा बंदर, उत्तर में ही जा रहा है। चलो हाँ, तो एक दो और बढ़िया सवाल कर लेते हैं। सवाल में बोला है कि एक नाव 2 निश्चित बिंदु ए और बी में, ए और बी के मध्य नदी के प्रवाह की दिशा की अनुदिश गति करती है। ओहो, पहले नदी बनाओ और इसमें बनाओ एक नाव, ठीक है, और बिठा दो रामलाल को चाकू लेकर, वो नाव चला रहा है। चलो, तो अब हमने बोला कि यहाँ पर एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। ये बिंदु ए है, ये ऐसा सवाल है जो बचपन में गणित में करते थे आप, तो बचपन में तो गणित पढ़ाई नहीं सर हमने। बिंदु ए और बी के मध्य नदी के प्रवाह की दिशा की अनुदिश गति करता है, तो नदी के प्रवाह की दिशा की अनुदिश गति करता है। देखो 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 देखो, माना नदी में पानी का वेग जो है वो कुछ VR है, मतलब रिवर होता है ना, रिवर, जैसे हमने VR बोल दिया इस दिशा में। अच्छा, और वेलोसिटी और मतलब ये जो नाव है
नाव का वेग वीबी बोल दिया, मतलब धरातल के सापेक्ष दोनों, कुछ नहीं बोला, धरातल के सापेक्ष है, मतलब नाव इस दिशा में वीबी वेग से जा रही थी। तो एक बात बताओ, इनका जब मैं अपेक्षित वेग लिखूंगा तो जुड़ेगा या घटेगा? सोच कर बताओ भैया, जुड़ेगा या घटेगा? सर ऑब्वियस सी बात है, नदी भी इधर जा रही है ना, बोट भी इधर जा रही है, तो नदी के सापेक्ष बोट का वेग देखूंगा तो ये दोनों जो है ये क्या है? अगर मान के चलो चलती हुई ट्रेन का, ये वैसे ही सवाल है, अभी वैसे ही सवाल है, हमने पीछे कहा था कि सब बंदर है ट्रेन में बैठा है, अगर वो ट्रेन की दिशा में चल जाए तो दोनों का वेग जुड़ जाएगा। अगर नीचे वाली चीज चल रही है तुम उसके ऊपर बैठ गए और तुम भी चल रहे हो तो दोनों का वेग जुड़ जाएगा, और अगर नीचे वाली चीज के ऊपर बैठ गए तुम ऊपर की दिशा में जा रहे हो, तुम्हारा वेग तो कम ही हुआ ना धरातल के सापेक्ष। तो अगर जमीन पर बैठा आदमी रामलाल को देखेगा, उसको यार रामलाल तो क्या खा लिया, इतना तेज नाव चला रहा है, क्योंकि रामलाल भी चल रहा है, नदी भी चल रही है। तो इस कंडीशन में अगर मैं अपेक्षित वेग देखूंगा तो वो हो जाएगा वीआर प्लस वीबी, वो हो जाएगा वीआर प्लस वीबी। अरे 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 कहां गया? अपेक्षित वेग देखा जाएगा, अपेक्षित वेग तो हो जाएगा वीआर प्लस वीबी, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, और अगर विपरीत दिशा में होते तो क्या होता? ऑब्वियस सी बात है कि सर अगर नदी कॉमन सेंस बात है, नदी इधर बह रही है, अगर मैं नदी के अंदर मैं भी चल रहा हूं, नदी भी चल रहा हूं, बहुत तेजी से चल पाऊंगा। अगर विपरीत दिशा में जाऊंगा तो मेहनत करना पड़ेगी, मैं धीरे धीरे चल पाऊंगा, मतलब कि वेग घट जाएगा, और इस कंडीशन में वेग जुड़ जाएगा, है ना। बाद में समझ बोल देना कि सर आप तो ऐसा बोल रहे थे समान दिशा में चलते तो वेग घटता है, आप तो जोड़ रहे हो। अरे मतलब बालक वो कब था, वो जब अलग अलग दोनों चल रहे थे, ये तो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर बिठा दिया ना यार, नदी नाव को नदी में बिठा दिया, क्या बोलूं मैं, या मैं बोलूं बंदर को ट्रेन में बिठा दिया, तो बिठाने के बाद अपेक्षित वेग जुड़ जाएगा। ये भी मैंने पीछे भी करके बताया, देखो ये उसके पहले इसमें दोनों विपरीत दिशा में, इसके पहले वाला एग्जांपल में तुम्हें जोड़कर भी बताया था, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं सर, यहां पर समय दिया हुआ है t1, तो दिशा के अनुदिश समय t1 लेता है, तो t1 को हम लिख सकते हैं, अगर मैंने यहां पे दूरी जो है, दूरी को कुछ x मान लिया, दूरी को x मान लिया तो x बटा वीआर प्लस वीबी हो जाएगा, ठीक है। ये केस 1 है। आगे बढ़ते सवाल, तथा उन्हीं दो निश्चित बिंदुओं के मध्य जब धारा की विपरीत दिशा में गति करता है तो t2 समय लेती है। तो बताना है आपको स्थिर पानी में a और b दूरी तय करने में यह कितना समय लेगी, मतलब क्या पानी रुक चुका है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है, या पानी का वेग जो है वो शून्य हो चुका है, तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे यहाँ पर, है ना। तो मैं ये केस 1 लिख दिया, केस 2 में क्या लिखूंगा बताओ भैया? केस 2 में सर, केस 2 में वो उसकी विपरीत दिशा में चल रहा है, दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो उसे मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, मतलब अपेक्षित वेग जो हो जाएगा वो हो जाएगा वीआर वीबी माइनस वीआर। वीबी माइनस वीआर क्यों कर रहा हूं? अरे बेटा बोट का अगर वेग ज्यादा या नाव का वेग ज्यादा नहीं हुआ, पानी से तो ऊपर कैसे चलेगी, विपरीत दिशा में कैसे चल पाएगी? पानी इधर बह रहा है, नाव को इधर आना है, और अगर वो पानी से ज्यादा तेज नहीं चला पा रहा, नाव को पानी का बहाव बहुत तेज है, ऐसा लोग डूब जाते क्योंकि वो तैर नहीं पाए विपरीत दिशा में, क्योंकि वो विपरीत दिशा में तैर तो ऊपर आना चाह रहे थे, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज, तो दोनों भाग नहीं चल गया, ठीक है। तो यहां पर अगर हम समय लिखेंगे t2 तो वो लिख देंगे x बटा वीआर माइनस वीबी माइनस वीआर। तो देखो बेटा अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब हमको निकालना क्या वास्तविकता, हमें निकालना है कि पानी रुका हुआ है ना, तो क्या निकालना है, हल के लिए क्या करना है। यहाँ पर बोला है कि स्थिर पानी में के लिए क्या हो जाएगा, स्थिर पानी के लिए क्या हो जाएगा, स्थिर पानी के लिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि सर वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाएगा शून्य हो जाएगा, तो वो समय को हम कैपिटल टी बोलते हैं, पता नहीं कौन सा समय, कैपिटल टी बराबर हो जाएगा x बटा वी बी, क्योंकि अब केवल नाव को ही चलना है, तो हमें वह समय ज्ञात करना है, कितना समय लगेगा, तो ये ज्ञात करना है, उसके लिए हमें वीबी चाहिए, तो वीबी कैसे निकलेगा, ये दो समीकरण है। तो देखो बेटा इस समीकरण को मैं ऐसा लिख रहा हूं, वी आर प्लस वीबी बराबर हो गया x बटा t1, और इस समीकरण को लिख रहा हूं मैं वीबी माइनस वी आर बराबर हो गया x बटा t2। इसे नंबर 1 बोल दिया, इसे नंबर 2 बोल दिया, ठीक है। अब अगर मुझे वीबी निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दूं ताकि वीआर कट जाए, तो यहां पर अगर मैंने 1 धन 2 कर दिया तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा सर, यहां पर अगर इसको जोड़ दिया जाए, लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ये है वीआर प्लस वीबी बराबर x बटा t1, और ये है वीबी माइनस वीआर बराबर x बटा t2। तो यहां से वीआर कट जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 2वीबी बराबर x बटा t1 प्लस x बटा t2। तो यहां से x बटा वीबी का मान दिख रहा है तुम्हें, देखो दिख रहा है, मैं दिखाता हूं तुम्हें, देखो ये है 2 वीबी तो यही रहने दो, इसमें से x कॉमन ले लो बेटा, तो यहां पे बचेगा सर 1/t1 प्लस 1/t2। अब अगले पेज पे जाके से हल कर रहा हूं मैं, देखो कैसे करूंगा मैं, अगले पेज पे जा रहा हूं, तो ये 2वीबी बराबर x, अच्छा यहां क्या होगा, यहां एलसीएम आ जाएगा t1 t2, तो जाएगा t1 प्लस t2। तो यहां से सर अगर मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं, इसे गुणा कर रहा हूं, 2 t1 गुणा t2 बटा t1 प्लस t2 बराबर होगा x बटा वीबी, और x बटा वीबी क्या है, मेरा कैपिटल टी है, हम तो स्थिर पानी में क्रॉस करने में उसे जो समय लगेगा वो कैपिटल टी, या यही मेरा आंसर आ जाएगा। इतने समय में वो स्थिर पानी में क्रॉस कर जाएगा, मतलब स्थिर पानी रहेगा तो जो नाव है वो इतने समय में ए बिंदु से बी बिंदु या दूरी चल जाएगी। क्लियर बेटा, इंपॉर्टेंट सवाल था, कैसे करना था ये सबको बहुत बढ़िया तरीके से समझना चाहिए। क्लियर है कहानी ना, एक बार देख लो सवाल को, आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। देखो बेटा अगले 2 सवाल हम लेने वाले हैं, वो लेंगे क्विज के रूप में, तो जल्दी से इन सवाल का जवाब बताओ। अपेक्षित वेग पर हमने काफी डिटेल में चर्चा कर ली है, तो क्विज का पहला सवाल आपके सामने, दोनों आसान से सवाल है, जल्दी से इनका जवाब दो। एक ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूर्व दिशा की ओर गतिशील है, एक व्यक्ति ट्रेन की छत पर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ट्रेन की गति की विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। धरातल पर स्थिर सापेक्ष व्यक्ति को प्रेक्षक द्वारा व्यक्ति का प्रेक्षित वेग क्या होगा? जो व्यक्ति ट्रेन में चल रहा है उसका वेग क्या होगा? हाँ भैया आ गया जवाब। चल कैसे करना है ये देखते हैं। बोला क्या है, एक ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूर्व दिशा की ओर गतिशील गति, मतलब ये होता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ईस्ट दिशा की ओर इस तरफ चल रही है ट्रेन, कितने वेग से चल रही है सर? ट्रेन चल रही है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और ये है ट्रेन, टी फॉर ट्रेन। अब इसमें ट्रेन, एक व्यक्ति ट्रेन की छत पर, भैया बंदर लिख देते हैं, व्यक्ति को ट्रेन की छत पर चला दिया, ये सब अफगानिस्तान वाले हैं, ट्रेन की छत पे बैठ के जा रहे हैं। चलो 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ट्रेन की गति की विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, तो आदमी का दौड़ रहा है ना, आदमी मतलब व्यक्ति को मैन बोल देते हैं, और टी फॉर ट्रेन बोल देते हैं ना, बंदर जैसे बोला तो उसी ट्रेन हो जाएगा। ये ट्रेन है भैया, टी फॉर ट्रेन, बी फॉर एम फॉर मैन, मैन मतलब व्यक्ति,
इंसान, इसको हम एम से चिह्नित करेंगे। तो क्या बोला है कि एक व्यक्ति ट्रेन के छत पर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ट्रेन की गति की विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। तो क्या है हमारे पास, लिख लेते हैं एक बार। पहले दिया वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ। फिर क्या दिया है सर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्योंकि ट्रेन पर दौड़ रहा है, वो है ना, ट्रेन पर दौड़ रहा है -3 मीटर पर सेकंड से। एग्जैक्ट वैसे ही सवाल संबंध वाला भी निकला था, केवल प्रैक्टिस के लिए दिया है ये, ताकि 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है माइनस ये 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो -3 कर दिया, क्योंकि धरातल पर नहीं है, ट्रेन पर है और विपरीत दिशा में चल रहा है। तो यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ये क्या है, कुछ नहीं है, तो धरातल के सापेक्ष है, और यही हमें निकालना भी है। धरातल पर स्थिर प्रेक्षक द्वारा व्यक्ति का प्रेक्षित वेग क्या होगा, मतलब जो रामलाल नीचे बैठकर मजे ले रहा है, नहीं तालिबानी जो नीचे बैठकर मजे ले रहा है, अफगानिस्तान वाले भाग रहे थे, भागने दो, बंदूक ले बैठा था, गोली मारता। तो यहाँ पर ये इसको कितने वेग से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के सापेक्ष आदमी का व्यक्ति का वेग निकालना है, तो -3। तो क्या करेंगे सर, जी कहां से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, तो ये क्या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है हमें। ट्रेन का वेग कितना था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कुछ नहीं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो 20 हो गया, -3 हो गया, तो सर ये उस तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आपने पहले ही सिखा दिया था, मुझे उम्मीद है भैया कुछ लोगों ने सीधे आंसर देख लिया होगा कि 17 मीटर पर सेकंड आएगा सर, 20 -3 तो 17 मीटर पर सेकंड हो गया। किस दिशा में है, पॉजिटिव दिशा में है, तो मैंने इधर को पॉजिटिव माना है, मतलब पूरब को, पूरब दिशा थी उसको मैंने पॉजिटिव माना, पूरब ये रहा, पूर्व दिया था, तो पूर्व को मैंने पॉजिटिव माना था। तो यहाँ पर अगर मैंने पूर्व दिशा को पॉजिटिव माना है, तो मतलब कि मैं लिख सकता हूं कि यह पॉजिटिव दिशा में 17 मीटर पर सेकंड से पूरब दिशा में गति कर रहा है। क्लियर बेटा, एक और इंपॉर्टेंट सा सवाल। चलो अगला सवाल, जल्दी से इसका जवाब दो, थोड़ा लॉजिकल है, ध्यान से पढ़ना और सॉल्व करना। एक आदमी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 7.2 सेकंड में पार करता है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। बहुत ही बढ़िया सवाल। चलो इसका जवाब जान लेते हैं बेटा, कैसे करेंगे, ध्यान से पढ़ो, करा है हमने सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला है कि एक आदमी 100 मीटर लंबी ट्रेन को विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए, देखो क्या बोला है, समय दिया है, ये समय हमें दिया गया है, थोड़ा सा मजेदार सवाल, 7.2 सेकंड में पार कर रहा है। और कितनी लंबी ट्रेन है ना, 2 ट्रेन, एक ही ट्रेन है, तो जो दूरी होगी हमारे लिए वो क्या हो गया है, 100 मीटर हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता है, आपने सिखाया कि जो समय होता है वो दूरी बटा वी रिलेटिव होता है या वीआर होता है। तो समय कितना दिया है, 7.2 सेकंड, दूरी है हमारे पास 100 मीटर, यहाँ से वी रिलेटिव निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि एक वेग दिया है, दूसरा वेग नहीं पता हमें। तो यहाँ से कितना आया, देखो ये वी रिलेटिव आएगा सर, यहाँ से हो जाएगा 100 बटा 7.2, या ये पॉइंट हटाऊं तो यहाँ पर हो जाएगा सर 1000 बटा 72 मीटर प्रति सेकंड। बहुत झोल है सवाल में, ध्यान से समझो, मीटर प्रति सेकंड, वीआर जो है वो 1000 बटा 72 मीटर प्रति सेकंड है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सर कि विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई ट्रेन, तो दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ मैन आदमी प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन होगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें विपरीत दिशा के लिए तो जोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि रेलगाड़ी का वेग, लंबी रेलगाड़ी को व्यक्ति का वेग जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, ये मीटर प्रति सेकंड में है। तो सबसे पहले, और आंसर भी देखो किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना होगा, यहाँ हम लिखेंगे सही हो जाएगा 1000 गुणा 1000 बटा 72, मैं ले जा रहा हूँ उसे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में, लिखूंगा 18 बटा 5। क्या लिखेंगे, 18 बटा 5, 5 बटा 18 से किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में आता है, 18 बटा 5 से मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में आता है। तो जाने दो किसने रोका है, बहुत अच्छा, 72 था, ओके प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ तो भाई और बहनों, यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 4 गुना, है ना, तो यहाँ पर हो गया है, ये नीचे हो जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है 1000 बटा 5 गुना 4 करोगे तो 20 आ जाएगा, या मैं चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ 50, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा इनका अपेक्षित वेग है। कौन सा वेग है, अपेक्षित वेग है। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर वी रिलेटिव 50 रख देंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 5 है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हमें निकालना है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 5 माइनस 50 माइनस 5, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तो ये हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में है बिल्कुल, तो चौथा हमारा सही जवाब हो जाएगा ना। बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा सवाल, हमें हमेशा वीआर दिया होता था और हम सॉल्व करते थे समय के लिए, समय दिया है और इस बार वीआर निकालना था। चलो बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, आज हम 1 मिनट रिवीजन तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हमने जो भी बातें करी वो सब कुछ क्या थे, केवल सवाल ही सवाल थे। आज की क्लास में केवल क्वेश्चन डिस्कशन हुआ है ना, और अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं 2 मिनट में फटाफट। क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात कि वी रिलेटिव जो होता है वो वी माइनस वी होता है समान दिशा के लिए, विपरीत दिशा के लिए वी प्लस वी होता है। वी रिलेटिव ये समान दिशा में होगा और ये विपरीत दिशा में होता है, ये वी रिलेटिव होगा, और उसके अंदर जो समय होता है टी, वो हम लिखते हैं दूरी बटा वी रिलेटिव। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है, अगर ट्रेन वाला सवाल आएगा तो ट्रेन में दोनों की लंबाई जोड़ना है ना, दोनों लंबाई जुड़ेगी तब आगे बात बनेगी। इसके अलावा और क्या बातें ध्यान रखनी है, हमें एक और छोटी बातें ध्यान रखनी है सर, कि अगर नदी वाला सवाल आ जाए कि वो नदी में बैठकर चल रहा है या बंदर ट्रेन पर चल रहा है या आदमी नदी में तैर रहा है या सुंदर कन्या सीढ़ी पर चढ़ रही है, तो अरे कौन सी बड़ी बात है, एक सीढ़ी पर चलती हुई सीढ़ी पर सुंदर कन्या चढ़ जाए, तो इन सभी सवालों में अगर उस पर बैठकर उसी दिशा में चलेगी तो दोनों का वेग जोड़ देना, क्योंकि उस पर बैठकर उसके सापेक्षिक वेग दिया होता है। क्लियर है, तो ये सब सवाल सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, ये मैंने तो तक बताई, ध्यान रखना दूरी बटा वीआर, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात। चलो बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं ना, हर बार की तरह होमवर्क आपको ऐप में ही मिल जाएगा, और मुझे उम्मीद है भैया कि सब लोग बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। क्लियर बेटा, है ना, थोड़े दिन की बात है, थोड़ा सा समय है, अपनी मेहनत पर भरोसा रख ना, और मेहनत करते जा तो ये दिन भी बीत जाएगा। ठीक है, और आने वाला कल जो है वो बहुत बढ़िया और जगमग हो जाएगा, बस अगर तुमने अपनी मेहनत पे भरोसा रखा, और इस बात की 100% गारंटी, अगर तुमने मेहनत करी बढ़िया तरीके से मन लगाकर बिना बहानेबाजी करे, है ना, क्योंकि बहाने तो दुनिया बना सकती है। अरे सर ऐसा नहीं हुआ, मैं बीमार पड़ गया था एक दिन इसलिए नीट का एग्जाम नहीं निकला, अरे वाह 2 साल में एक दिन बीमार पड़ गया इसलिए नीट का एग्जाम नहीं निकला, बहुत यही उम्मीद थी तुमसे। तो बहानेबाजी को दूर रखते हुए बहुत बढ़िया तरीके से जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें अपना 100% दो, और जो पूरी मेहनत और लगन से चीजें समझो और बढ़िया से पढ़ते रहो। ठीक है बेटा, तो आज क्लास इतना ही रखते हैं, कल क्लास में लेंगे, समतल में गति शुरू करने वाले हैं, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।